चैनल खान कोचिंग क्लासेस माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सामाजिक विषय का महामैराथन क्लास, जिसका मैंने कोटेशन दिया है एक क्लास सब खलास। मतलब सिंपल वे में अगर कोई भी लड़का जो इस क्लास को देख लेता है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, क्योंकि आगे से आने वाले सारे मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड हो। आगे आपको हिंदी का मैराथन क्लास आएगा, 10th का इंग्लिश का मैराथन क्लास आएगा, जो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होगा। दोस्तों एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में मैं बार बार आपसे ये भी नहीं कहूंगा दोस्तों कि आप शेयर करिए। वीडियो अगर पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो अगर दिल कहेगा तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं जो थोड़े से गरीब घराने के बच्चे हैं उन्हें भी बेनिफिट मिल जाए। वो भी जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग भी थोड़ा सा इस वीडियो को देख ले तो उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन फंस जाए और वो आसानी से सॉल्व कर ले और पास हो जाए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही है दोस्तों कि जो गरीब से गरीब विद्यार्थी है वो भी क्या करे, मेरे द्वारा इस चैनल पे पढ़ करके पास हो जाए। बस यही एक मकसद है वीडियो को बनाने का, और कोई दूसरा मकसद नहीं। चलिए समय नहीं गवाते हैं, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग सामाजिक विषय का जो मैराथन क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, ये मैराथन क्लास टोटल 70 नंबर का है दोस्तों, क्योंकि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिलता है। इस 70 नंबर में सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी बनता है कि क्या क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 10 नंबर का मानचित्र से क्वेश्चन होता है, तो 20 और 10 30 हो गया, और 40 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा जो इतिहास से होगा। 40 नंबर का रिटन पेपर होगा जो आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र से होगा, जिसमें 10-10 नंबर का होता है। 10 नंबर का इतिहास से, 10 नंबर का भूगोल से, 10 नंबर का नागरिक शास्त्र से और 10 नंबर का अर्थशास्त्र से। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग बीच में एक इशू आ गया था, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 10 नंबर का मानचित्र और 40 नंबर का दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न आता है, जो इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र से और अर्थशास्त्र से होता है। तो सबसे पहले इस क्लास में आज हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे। मैं आज आपके लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो अप्रोक्सीमेटली मैं कोशिश किया हूं कि आपको, और इस पूरा वीडियो को अगर आप देखते हैं ना तो मैं इतना बस कहूंगा कि 20 बहुविकल्पी में मैक्सिमम मैंने कोशिश किया, अपनी तरफ से प्रयास किया, 15-17 बहुविकल्पी आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मैंने ये प्रयास किया है, बाकी हो सकता है 20 में 20 भी मिल सकता है, उसका कोई वो नहीं कह सकते, लेकिन मिनिमम ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश किया कि आपको ज्यादा बहुविकल्पी मिले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इतिहास का बहुविकल्पी देखेंगे। ये देखने से लग रहा होगा कि सर आपने क्या लिख दिया है, लेकिन ये एक एक शब्द जो है एक एक बहुविकल्पी है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि फ्रांस की क्रांति, समझते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन में बहुत सारे सन दिया रहेगा, 1789, 1764, 1768, ऐसे बहुत सारे दिए रहेंगे। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों 1789 में। अगर पहला क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो आंसर आना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई थी। और ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस समय कैसा राजतंत्र था। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस समय कैसा राजतंत्र था, तो आंसर में रहेगा क्या, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस समय असीमित राजतंत्र था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय राजतंत्र जो था वो बहुत ज्यादा विस्तृत था, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। असीमित का मतलब था जिसकी कोई सीमा ना हो। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, और जब वह फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय कैसा राजतंत्र चल रहा था, तो असीमित राजतंत्र चल रहा था। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस समय राजा कौन था, तो उस समय राजा था नेपोलियन। तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था, तो नेपोलियन था। दूसरा, राष्ट्र का जो प्रारंभ है, यानी फ्रांस की क्रांति का राष्ट्र का प्रारंभ का उदय कहां से होता है। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, फ्रांस की क्रांति के समय राष्ट्र का प्रारंभ कहां से उदय होता है, तो वो फ्रांस से उदय होता है। दूसरा चीज ये पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई।
ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि नेपोलियन जो था फ्रांस की क्रांति का राजा, उसका युद्ध में कब हार हुआ था, कब वो पराजय प्राप्त किया था? 1815 ईस्वी में। एक बात और जान लीजिए कि 1815 ईस्वी में एक संधि स्टार्ट हुई थी, जिस संधि का नाम क्या था? वियना संधि। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 1815 में कौन सी संधि आरंभ हुई थी? उस संधि का नाम क्या था? वियना संधि। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि 1815 में कौन से राजा की पराजय हुई थी? नेपोलियन की पराजय हुई थी। ऐसे भी बन सकते हैं नेपोलियन की पराजय किस सन में हुई थी? तो 1815 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि वियना संधि जो है, वियना संधि को मतलब वियना संधि का कह सकते हैं कि एकीकरण या वियना संधि का मेन इंसान कौन था? तो उसका नाम था ज्यूसेप्पे मैत्सनी। ठीक है, उसका नाम था। चलिए दोस्तों, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। 1815 में कौन सी संधि स्टार्ट हुई थी? उस समय वियना संधि स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि ज्यूसेप्पे मैत्सनी किस देश का रहने वाला था? तो ज्यूसेप्पे मैत्सनी किस देश का रहने वाला था दोस्तों? तो ये इटली का रहने वाला था। और इटली के एकीकरण का क्वेश्चन बनता है कि इटली के एकीकरण का मुख्य योगदान किसका था? तो ऑटोमैन यानी ओटोमैन बिस्मार्क का। ओटोमैन बिस्मार्क या ऑटोवान बिस्मार्क कह सकते हैं। ठीक है, और ऑटोमैन बिस्मार्क कहाँ का था? क्वेश्चन बनता है जर्मनी का था। फिर से समझ लीजिए कि ज्यूसेप्पे मैत्सनी कहाँ का था? इटली का था। इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान किसका था? ऑटोमान बिस्मार्क का। और ऑटोमान बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का था। ठीक है, मैंने कई क्वेश्चन बनाया। और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी ऑटोमान बिस्मार्क की। उसके बाद है कि यंग इटली का संगठन किसने किया था? यंग इटली का संगठन किसने किया था? तो आप जानते हैं इटली का रहने वाला था ज्यूसेप्पे मैत्सनी। तो यंग इटली का संगठन कौन करेगा? ज्यूसेप्पे मैत्सनी करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? यानी प्रशिया के जो राजा थे जिनका नाम था विलियम प्रथम, उन्हें जर्मनी का राजा कब घोषित किया गया? तो जनवरी 1871 में। ये डेट याद रखिएगा, जनवरी 1871 में प्रशा के राजा को हम क्या किए थे? जर्मनी का सम्राट घोषित किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप वासियों को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कोटेशन किसने दिया था? यह शब्द किसने कहा था? उसका नाम था मैटरनिख। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी एकदम 100 आउट ऑफ 100% है इस क्वेश्चन को बनने में। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह कोटेशन, यह शब्द किसने कहा था? उसका नाम था मैटरनिख। दूसरा क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ये देखिए, इटली का एकीकरण किया था कौन? फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो। इटली का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण किया था कौन? ऑटोमैन बिस्मार्क ने। लेकिन इटली के एकीकरण की बात आएगी तो यह कौन किया था? तो गैरीबाल्डी ने। इटली का एकीकरण किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस सन से किस सन तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। वैसे दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, यानी ऐसे डेट पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 में। ऐसे भी बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का डेट क्या था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक। दूसरा चीज, गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से कब हिंदुस्तान लौटे थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे थे सन 1915 ईस्वी में। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे हिंदुस्तान। और गांधी जी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। ये भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? और सहयोग आंदोलन। बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। अभी दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा भी। और सहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो गांधी जी ने। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था? चंपारण में। वो नील की खेती वाली जो कहानी आप पढ़े होंगे कि चंपारण में पहला सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया था। क्वेश्चन और बनता है कि रॉलेट एक्ट किस सन में लागू हुआ? रॉलेट एक्ट लागू हुआ 1919 में। और आप जानते हैं दोस्तों 1919 में एक कांड हुआ था जिस कांड का नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ। और
ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। दो डेट, एक क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ? 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले इंसान का नाम क्या था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग में जो निहत्थे भारतीय सैनिकों पर गोली चलाया था उस आदमी का नाम क्या था? तो उस आदमी का नाम था जनरल डायर। दूसरा चीज, एक क्वेश्चन और बनता है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? किसकी वजह से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था रॉलेट एक्ट की वजह से। और रॉलेट एक्ट 1919 में जब लगा तो पूरे हिंदुस्तान में उस समय जितने भी भारतवासी थे उन पे यह प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकते। इसीलिए असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण बनता है क्या? रॉलेट एक्ट। उसी समय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1919 में भारतीय किसानों पर जो गोली चलवाने का काम किया था उसका नाम था जनरल डायर। दूसरा चीज, एक क्वेश्चन बनता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। डेट याद रखिएगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 को। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। कैसे याद रख लीजिएगा कि बारदोली सत्याग्रह कब चलाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में। 1930 में जब यह आंदोलन हुआ उसी समय एक नया चीज आंदोलन हुआ, नमक कानून आंदोलन। यानी नमक कानून आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों दांडी से यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। वंदे मातरम जो चीज है, वंदे मातरम, यह किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। दूसरा, कुछ पुस्तक हैं जो बहुत ही फेमस है, मैंने इनको लिया है और हो सकता है पुस्तक के नाम से क्वेश्चन बन जाए। देख लीजिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी जी हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ज्योतिबा फूले जी हैं। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। वंदे मातरम लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी, लेकिन आनंद मठ उपन्यास लिखे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नाम में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि नाम का स्टार्टिंग दोनों का सेम मैच है। बंकिम चंद्र है लेकिन उसमें चटर्जी है वंदे मातरम में, और आनंद मठ में चट्टोपाध्याय है। दूसरा चीज, आर्थिक महामंदी कब स्टार्ट हुई थी? मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग आंसर के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। आर्थिक महामंदी किस सन में हुई थी? तो सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी स्टार्ट हुई थी। दूसरा, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, आईएमएफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है इंडियन मॉनेटरी फंड, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक मुद्रा, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। ब्रेटन वुड्स समझौता किस देश ने कराया था? तो अमेरिका ने कराया था। दूसरा, गुमास्ता क्या है? ये नया क्वेश्चन आया है दोस्तों, गुमास्ता क्या है? तो गुमास्ता किसे कहते हैं? तो वेतन भोगी कर्मचारियों को गुमास्ता कहा जाता है। एक ऐसा कर्मचारी जो वेतन लेकर के काम करता है उस कर्मचारी को हम क्या कह सकते हैं? गुमास्ता कर्मचारी कह सकते हैं या वेतन भोगी कर्मचारी कह सकते हैं। अब फिलहाल अच्छा, गुमास्ता का काम क्या है? तो गुमास्ता का काम है उसमें जितने भी कर्मचारी रहते हैं, जो भी काम करने वाले वर्कर रहते हैं, वो क्या करते हैं? कपड़े की क्वालिटी की जांच करते हैं कि कपड़ा सही है कि नहीं है, उस इंसान को हम गुमास्ता कहते हैं। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ सन 1878 ईस्वी में दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ सन 1878 ईस्वी में। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों, और यह किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो क्वेश्चन ये बनता है कि गुलामगिरी नामक प्रकार की किस समस्या से संबंधित है? ये दोस्तों जाति व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों एक बार अगर आपको हो सकता है थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए हूं तो एक बार वीडियो को पीछे जा करके आप फिर से एक बार और अच्छे से सुन लीजिएगा, आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है अपनी तरफ से, भरपूर प्रयास किया आपको
समझाने का, तो इतना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जाने से पहले एक नजर जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने आपको सिखाया क्या कि हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि हिस्ट्री वाला पोर्शन आप समझ गए होंगे, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार हिस्ट्री के पोर्शन को एक दो बार जरूर रिवाइज करके वीडियो पॉज करके पीछे जा करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं भूगोल के टॉपिक पे। भूगोल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और भूगोल से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो 5 नंबर का भूगोल से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर 4 नंबर आपको मिल जाए मैक्सिमम। हो सकता है 5 में 5 भी आ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, मिनिमम 3-4 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं। एक आध क्वेश्चन का कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे जाहिर सी बात है, मान लीजिए पेपर तो हम बनाते नहीं, हो सकता है 5 में 5 मिल जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं भूगोल के टॉपिक को। अच्छा देखिए, भूगोल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं कि भूगोल में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सीढ़ीदार खेती को किस नाम से जानते हैं। तो सीढ़ीदार खेती को दोस्तों हम जानते हैं सोपानी खेती के नाम से। पहला क्वेश्चन बनता है कि सीढ़ीदार खेती को किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान से सुनिए, सीढ़ीदार खेती को हम सोपानी खेती के नाम से जानते हैं। सीढ़ीदार खेती या सोपानी खेती किस राज्य में किया जाता है। उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन निकल के आया कि सीढ़ीदार खेती को किस नाम से जानते हैं। सोपानी खेती के नाम से। सीढ़ीदार खेती को यानी सीढ़ीदार या सोपानी खेती किस राज्य में किया जाता है। तो उत्तराखंड में। अगला, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस सन में हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में हुआ था। एजेंडा 21 का संबंध है, यानी एजेंडा 21 का संबंध किस चीज से है। तो सतत पोषणीय विकास से, मतलब एक ऐसा विकास जो सतत हो, निरंतर हो, चलने वाले विकास से एजेंडा 21 का संबंध, एजेंडा 21 का संबंध है। दूसरा, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहां में, यानी लाल और पीली दोनों मिट्टी पाई जाती है कहां पे। तो दक्कन के पठार में, यानी सॉरी देखिए, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहां पे। दक्कन के पठार में। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है। तो कपास की खेती होती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में। सुंदरवन पार्क कहां है। तो सुंदरवन पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है। टाइगर प्रोजेक्ट किस सन में लागू किया गया। 1973 में। फिर से जान लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट किस सन में लागू हुआ। 1973 में। भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ किस सन में। 1972 में। 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ, यानी टाइगरों को बचाने का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, क्योंकि टाइगर जो प्रजाति थी वह धीरे धीरे जंगलों से विलुप्त हो रही थी। इसलिए सरकार ने 1973 में एक प्रोजेक्ट लाया जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। हरा सोना किसे कहते हैं। हरा सोना कहते हैं दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति को, जो हमारे इर्द गिर्द प्राकृतिक चीजें, इसे हम हरा सोना बोलते हैं। ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को। कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है, यानी सर्वाधिक नमकीन जल किसे कहेंगे। तो खारा जल को हम कहेंगे सर्वाधिक खारा जल, ठीक है। जलमंडल का कितना % भाग समुद्री तल में है, यानी जलमंडल का कितना % भाग समुद्री तल में है। तो 97.5% भाग समुद्री तल में है। अगला, रिहंद बांध कहाँ है। उत्तर प्रदेश में। टिहरी बांध किस नदी पर है। तो भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बनाई गई है। सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर बना है। यह जो बांध है वो नर्मदा नदी के ऊपर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो यह भाई कह सकते हैं हीराकुंड बांध किस राज्य में है। तो रिहंद राज्य में। और यह किस राज्य कह सकते हैं। तो रिहंद उड़ीसा राज्य में है। श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से है। तो दूध उत्पादन से, यानी दूध आप देखे होंगे सफेद रहता है, और दूध सफेद है इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं। अगला, कृषि एवं सहायक क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी ये किस क्षेत्र में आते हैं। तो कृषि और सहायक क्षेत्र की आते हैं सबके सब प्राथमिक क्षेत्र में। रबड़ उत्पादन, सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन हिंदुस्तान में कहाँ होता है। तो दोस्तों केरला में होता है। केरल में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन होता है। रबी की फसल का टाइम क्या है।
रबी की फसल का टाइम है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, मतलब अभी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो भी फसल हुआ होगा उसे हम रबी की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल कब होती है? जून और जुलाई में। बॉक्साइट अयस्क है कैसा? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम का है। अगला, झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है किससे? अभ्रक से। झारखंड की कोडरमा खान अभ्रक से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगला, भारत का अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य क्या? हमने एपी लिखा, थोड़ा स्पेस का इशू था दोस्तों, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब हमने अपनी तरफ से शॉर्ट में लिखा क्योंकि स्पेस नहीं था, तो एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। मुंबई हाई किस चीज के लिए फेमस है? यानी मुंबई हाई अपने पेट्रोलियम के लिए फेमस है। कोरबा किस चीज के लिए फेमस है? तो कोरबा मतलब कोयला, कोरबा का मतलब कोयला। कोरबा किस लिए फेमस है? तो कोयला के लिए। हेमेटाइट का संबंध कहां से है? तो हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है। एंथ्रासाइट का संबंध किस चीज से है? तो कोयला से है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? तो अनवीकरणीय संसाधन है ये। लौह अयस्क कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो रेत होता है, जो बालू है, उस बालू में जो खनिज पाया जाता है उस खनिज का नाम है थोरियम। अगला, भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। यानी भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन शहर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ये याद रखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन किस शहर को कहते हैं? तो अहमदाबाद को। अगर क्वेश्चन बन जाए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, लेकिन यूपी का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर। यूपी का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। अगला, इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं। यहाँ पे इस्पात बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उस नगरी को हम इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ है? तो राउरकेला इस्पात कारखाना है आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये कारखाना हमारा उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, दो से अधिक देशों के व्यापार को हम क्या कहते हैं? तो दो से अधिक व्यापार को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दो से अधिक व्यापार को अंतरराष्ट्रीय। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये समझा रहा था कि दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? जब दो से ज्यादा देश आपस में व्यापार करते हैं तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो दो से अधिक देशों के व्यापार को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो ये याद रखिएगा 18। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या कितनी? 18। भारत का अधिकांश व्यापार होता है किससे? तो भारत में जो अधिकांश व्यापार होता है, मतलब सामानों को बेचने और खरीदने का काम किया जाता है समुद्र से, समुद्री मार्ग से भारत का अधिकांश व्यापार किया जाता है। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु क्या है? आय। यानी आय ही हमारे देश की निर्यात और वस्तु है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर? मुंबई में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई में है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ? तो 1953 में। यानी वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली, यानी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा परिवहन किससे किया जाता है? तो आप जानते हैं हमारा हिंदुस्तान रेल परिवहन के लिए बहुत फेमस है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली रेल परिवहन से किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा भूगोल का पोर्शन आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। जल्दी करिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ दोस्तों, एक थोड़ा सा इशू था, थोड़ा सा उसको क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि अभी मैं लिखा सही था लेकिन वो था मेरी जुबान से थोड़ा सा गलत निकल गया। हो सकता है आपका क्वेश्चन ये बन जाए तो आप गलत कर देंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है। तो भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु चाय है दोस्तों। मेरी जुबान से शायद गलती से आई निकल गया था, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु चाय है, यानी भारत में सबसे ज्यादा निर्यात की वस्तु क्या कही जाती है? चाय कही जाती है। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा शायरी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नागरिक शास्त्र का पोर्शन ऑन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं शायरी सुनने के लिए। तो शायरी ऐसे है कि जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर नदी समा जाए वही समंदर है। जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर नदी समा जाए वही समंदर है। और जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है। जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही सिकंदर है। ठीक है, तो भाई आज आप लोग जंग जीतने आए हैं तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नागरिक शास्त्र का पोर्शन समझते हैं। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला पार्ट समझते हैं नागरिक शास्त्र का, सिविक्स का। सिविक्स में मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन जो भी लिया है एक सटीक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी है, क्योंकि सिविक्स में वैसे भी आपका 3 चैप्टर है हाई स्कूल में, तो 3 चैप्टर मैक्सिमम शायद हैं। तो उस 3 चैप्टर में मैंने प्रयास किया है कि कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। एग्जाम में जाने से पहले एक नज़र इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को ज़रूर देख लीजिएगा। भाई एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कि नागरिक शास्त्र का जो पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम कहाँ है। पहला क्वेश्चन बनता है कि बेल्जियम कहाँ है। तो दोस्तों आपका बेल्जियम कहाँ है, तो यूरोप में। बेल्जियम कहाँ है, यूरोप में। श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, यानी कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, मतलब कम है, तमिल। यानी श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, तमिल। दूसरा, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है किस सरकार में, तो संघीय सरकार में। संघीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। जब मैं आपको देवोत्तरी समझाऊंगा तो संघीय सरकार आपको बताऊंगा क्या है। कहाँ संघात्मक शासन नहीं है, श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं चलता। संघात्मक शासन प्रणाली भी मैं आपको नागरिक शास्त्र के पोर्शन में लघुत्तरी में या देवोत्तरी में समझाऊंगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संघीय राज्य नहीं है, तो दो ऐसे राज्य हैं जो संघीय राज्य में नहीं आते, दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ संघीय राज्य में नहीं। कभी कभी ऑप्शन में दिल्ली देता है, कभी कभी चंडीगढ़ देता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है कि ऑप्शन में कोई भी दे तो आप टिक कर लें। संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली भी है और चंडीगढ़। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी 1992 में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1992 में। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी। यानी भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। भारत में संघीय राज्य कितना, 28। महिला आरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 2023 में। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है, तो पंचायती राज की संस्थाएं करती हैं। भारत में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो भारत में इस समय वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। यूपी में विपक्षी दल कौन है, यूपी में क्या नाम है, बीजेपी का विपक्षी दल कौन है, तो यूपी में बीजेपी का विपक्षी दल इस समय सपा है, ठीक है। सपा ही यूपी में बीजेपी का विपक्षी दल माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, कोई और नहीं दोस्तों, भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश प्रणाली कहा जाता है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होता है, अगर लोकतंत्र है तो लोक माने जनता, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत मतलब लोकतंत्र देश में कौन किसको चुनता है, तो जनता ही ना जनता को चुनती है। जैसे मान लीजिए प्रधानी का चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत का चुनाव है, तो जनता ही तो प्रधान चुनती है, जनता ही तो आपका जिला पंचायत चुनती है। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत, मुख्य स्रोत जनता होती है। इस समय बीएसपी के संस्थापक कौन थे भाई, बीएसपी के संस्थापक काशीराम थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है एमसीक्यू का, अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। 5 नंबर का इकोनॉमिक्स से भी आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसे आप समझ लीजिए। हो सकता है इसमें से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए समझते हैं कि अर्थशास्त्र से पहला क्वेश्चन कोपरा पूछता है कि कोपरा क्या है। कभी कभी तो इसका हिंदी नाम पूछ लेते हैं कि कोपरा को हिंदी में क्या कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को कोपरा कहते हैं। ये किस वर्ष लागू हुआ, 1986 में। कोपरा संरक्षण आंदोलन कब लागू हुआ, 1986 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, अक्टूबर 2005 में। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, तो एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, तो दोस्तों ये है आपका क्या, खाद्य पदार्थ के लिए। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आमदनी। अगर विकास करना है तो आमदनी जरूरी है, आय जरूरी है। अगला, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है,
यानी किस राज्य में प्रति व्यक्ति की आमदनी ज्यादा है? हरियाणा में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय लोगों की ज्यादा है। HDI, HDI का फुल फॉर्म बहुत पूछ लेता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नाम याद रखिएगा। HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये आपका इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2018 के अनुसार किसकी स्थिति उच्चतम है? ह्यूमन डेवलपमेंट के अनुसार 2018 के अनुसार किसकी स्थिति बहुत ज्यादा है? श्रीलंका की। और किसका कम है? नेपाल की। 2018 के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट 2018 के अनुसार किसकी स्थिति ज्यादा है? श्रीलंका की। किसका कम है? नेपाल की। HDI 2018 के अनुसार भारत का स्थान क्या था? 130वें नंबर पे था भारत। सोचिए हमारा हिंदुस्तान देश ह्यूमन डेवलपमेंट के रिसोर्स में, विकास में हम कितने पीछे थे? 130वें स्थान पर थे। मृत्यु दर किस राज्य की सबसे ज्यादा है? यानी किस राज्य में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आपका है भारत के किस राज्य में साक्षरता दर ज्यादा है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं? तो केरल में। अब धीरे धीरे मिजोरम बन रहा है, ठीक है, फिलहाल के लिए केरल ऑप्शन रहेगा। प्राथमिक क्षेत्र ये इसलिए लिया गया क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र, ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक है? तो याद रख लीजिए कृषि, डेयरी, मत्स्य खनन, तेल, गैस, ये सब प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? जो प्रकृति से उत्पादित नहीं होता, जो प्रकृति से पैदा नहीं हुआ, वो द्वितीय क्षेत्रक है। तृतीय क्या है? परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, भंडारण, ठीक है, सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी, ये है तृतीय क्षेत्रक। ये इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन क्षेत्रक से जरूर पूछता है। अगला, विनिमय में कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? तो वस्तु विनिमय में 2 पक्षों की आवश्यकता होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली कहते हैं। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा बांटा जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा, ठीक है, RBI के द्वारा मुद्रा को बांटा जाता है। किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? यानी किस साल में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों? यह हुआ था आपका 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत आपका हुआ था सन 1991 में। अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1995 में। ये आपका प्रोबेबिलिटी है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को हम किस नाम से जानते हैं? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, कि कितने सदस्य हैं? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? 160 सदस्य हैं। वैश्वीकरण से किस देश का जीवन स्तर सुधरा है? तो वैश्वीकरण से किस देश का जीवन स्तर सुधरा है दोस्तों? तो विकसित देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। अच्छा, क्या भारत विकसित देश है? नहीं, अभी विकासशील है। हमारा जो भारत देश है वो कैसा देश है? एक विकासशील देश है। अभी हम लोग विकास कर रहे हैं, पूरा विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए यह विकासशील देश की श्रेणी में आता है। वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर कम पड़ता है? तो वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे कम पड़ता है किस पे? श्रमिक वर्ग पर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए, फिर हम लोग मानचित्र का पोर्शन समझें। चलिए दोस्तों, अगला आप क्वेश्चन समझते हैं मानचित्र का। दोस्तों, मैंने जितना बोर्ड पे लिख दिया है उसमें मानचित्र से बाहर नहीं आता है, मैक्सिमम इसी में से आता है, इतिहास का भी और भूगोल का भी। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 8-9 क्वेश्चन आपको हो मानचित्र में देखने को मिल जाएगा 10 नंबर में। बस इतना प्रिपेयर कर लीजिए, आपका मानचित्र क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरा, पहले तो इसका समझते हैं कि मानचित्र में इतिहास से देखिए 5 नंबर आता है, भूगोल से आता है। तो भूगोल में कहाँ से आता है बच्चों को पता नहीं रहता है। नदी से 1 नंबर का मानचित्र आता है, बांध से 1 नंबर का आता है, उत्पादन क्षेत्र से 1 नंबर का मानचित्र आता है, फिर उद्योग से 1 नंबर का मानचित्र आता है, झील से 1 नंबर का मानचित्र आता है और मिट्टी से 1 नंबर का मानचित्र आता है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे और बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। देखिए 10 नंबर का चीज है, आप भर देंगे तो आसानी से 10 में 10 मिल जाएगा, ठीक है, और आसान है, लिखना भी है क्योंकि इसका आंसर भी लिखना रहता है और इसे मानचित्र में दर्शाना भी रहता है। तो चलिए समझते हैं।
इतिहास का मानचित्र कह रहे हैं क्या जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ, तो ये आंसर लिखेंगे अमृतसर। देखिए एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है जिसमें आधा नंबर आंसर लिखने पे और आधा नंबर मानचित्र भरने पर, ठीक है। दूसरा चीज, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में। गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था दांडी में। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर जिले में। साबरमती अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो साबरमती आश्रम से। वह स्थान जहाँ सूती नील सत्याग्रह हुआ था, ये कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में। किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ, खेड़ा में। नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ, चंपारण में। सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर में। दिसंबर 1927 यहाँ 1927 दिसंबर 1927 मद्रास। दिसंबर 1927 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। इतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप इतना मानचित्र तैयार कर लेते हैं 5 नंबर मिल जाएगा। 12 क्वेश्चन हमने लिखा है, इसमें 5 नंबर एकदम फिक्स मानचित्र आना ही आना है, तो आप इसको इतना प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। और मानचित्र में एक बार भारत का जो मानचित्र है उसे देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट, जैसे अहमदाबाद, अमृतसर, एक नजर आप देख लीजिएगा कि मानचित्र में ये कहाँ स्थित है। दूसरा, भूगोल का टॉपिक समझते हैं। नदियों से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि महानदी किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। कृष्णा नदी किस राज्य में है, कर्नाटक में। गोदावरी नदी किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। ताप्ती नदी किस राज्य में है, गुजरात में। गंगा नदी इलाहाबाद में। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात में, कभी कभी ऑप्शन में गुजरात हो सकता है। कावेरी नदी का है कर्नाटक में। बांध से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा पर बंधा बांध को हम क्या कहते हैं, तो उस पे नर्मदा नदी पर जो बांध बना है उसे जबलपुर का बरगी डैम कहते हैं। जबलपुर का बरगी डैम। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नागार्जुन बांध तेलंगाना में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है। राणा प्रताप सागर बांध आपका राजस्थान में है। अगला, उत्पादन से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में चाय उत्पादक, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक कहाँ होता है, 3 राज्य में सबसे ज्यादा होता है, असम में, केरल में, त्रिपुरा में। असम में, केरल में, त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में। अभी गन्ना फिलहाल के लिए कुशीनगर में भी अब स्टार्ट हो गया, गन्ना लोग बहुत ज्यादा कुशीनगर जिले में भी बो रहे हैं। कुशीनगर जिले में केला भी लोग बहुत ज्यादा बो रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में काफी उत्पादक, यानी दक्षिण भारत में काफी सबसे ज्यादा किन राज्यों में होता है, तो कुर्ग में, कर्नाटक में, बेंगलोर में। जूट उत्पादन वाला राज्य क्या है, पश्चिम बंगाल। अभ्रक उत्पादन वाला राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश। तेल उत्पादन वाला राज्य क्या है, गुजरात। गेहूं कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में। ऐसे जगह पर गेहूं सबसे ज्यादा होता है। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। कोयला आपका कहाँ होता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। मैग्नीज कहाँ होता है, उड़ीसा में। सीमेंट उद्योग का नाम बताइए, तमिलनाडु, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, अहमदाबाद में। चिल्का झील आपका कहाँ है, उड़ीसा में। डल झील कहाँ है, श्रीनगर में। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, गुजरात और बंगाल में, ठीक है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मानचित्र से संबंधित, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। एक मतलब एक शायरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करेंगे। और अगली वीडियो में जब आप हमसे मिलेगा तो अगली वीडियो में 40 नंबर का एकदम फिक्स क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वही आप बस प्रिपेयर करिएगा। आपको 40 पे 40 नंबर वहां से मिल जाएगा और ये 30 नंबर में मिनिमम आपको मिलेगा, कम से कम मिलेगा, तो दोस्तों 20 प्लस ही नंबर आपको मिलेगा 30 नंबर में। 10 नंबर एमसीक्यू, 10 नंबर मानचित्र में, तो ये 7-8 क्वेश्चन मान लीजिए फिक्स है। और 20 नंबर एमसीक्यू जो मैंने आपको पढ़ाया है, उस 20 नंबर के एमसीक्यू में मिनिमम मान के चलिए 15 प्लस उसमें और इसमें, लगभग 25 के समथिंग आसपास इसमें मिल जाएगा। और 40 नंबर वो, तो मिनिमम आपका प्रिपेयर, मैंने पहले भी कहा कि मैक्सिमम 50 नंबर से ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि 60 नंबर 65 नंबर तक मिल जाए। देखिए 1-2 नंबर की कोई बात नहीं होती है, 1-2 नंबर इधर उधर कोई इशू नहीं है, हो सकता है कि पूरा मिल जाए, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन आप प्रिपेयर करिएगा। देखिए एक शायरी है और थोड़ा शायरी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। शायरी ऐसे है कि वो मेहंदी लगे हाथ दिखा के रोई, वो मेहंदी लगे हाथ दिखा के रोई। मेरा स्टूडेंट बहुत मुस्कुराता रहता है और उसके दिल पे लग जाता है, क्या करें। देखिए शायरी ऐसे है कि वह मेहंदी लगे हाथ दिखा के रोई, मैं किसी और की हूँ वह यह बता के रोई। वह मेहंदी लगे हाथ दिखा के रोई, मैं किसी और की हूँ वह बता के रोई। मैंने पूछा कौन है वो खुशनसीब, मैंने पूछा कौन है वह खुशनसीब, वह मेहंदी से लिखा हाथ दिखा दिखा के रोई।
शायद उम्र भर की जुदाई का ख्याल आया था उसे, शायद उम्र भर की जुदाई का ख्याल आया था उसे, वो मुझे पास अपने बिठा के रोई। दूसरा चीज, कभी कहती थी कि जी ना पाऊंगी तुम्हारे बिन, कभी कहती थी कि जी ना पाऊंगी तुम्हारे बिन, और आज ये बात दोहरा दोहरा के रोई। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, कुदरत का फैसला है, मैं बेकसूर हूँ, कुदरत का फैसला है, ये लिपट कर मुझसे बस वो इतना बता बता के रोई। कैसे उसकी मोहब्बत पर शक करें दोस्तों, कैसे उसकी मोहब्बत पर शक करें दोस्तों, भरी महफिल में वो मुझे गले लगा कर रोई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और आप चैनल से जुड़े रहिएगा। 40 नंबर का एमसीक्यू और आएगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसका आपको लिंक वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, लिंक को क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, वो 40 नंबर का मैराथन आपको मिल जाता है, ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।